हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके हवाले से बात करनी है। एक तो ये कि बुलेट ट्रेन का ज़िक्र हम सुनते रहते हैं कि जी वेस्टर्न वर्ल्ड में उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इसको एक्सपेंड किया हुआ है और एक बहुत मजबूत नेटवर्क बनाया है। लेकिन इस रीजन में इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है और चाइना में ये मौजूद है। पहले से ये चीज़ चल रही है। इस हवाले से बात होगी। इसके साथ-साथ एक चीज़ ये है कि ब्रिक्स में जो मीटिंग होनी है ब्रिक्स की, उस हवाले से ये खबरें आ रही कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करना, वर्चुअल शायद वो पार्टिसिपेट करें, लेकिन फिज़िकली वो उसमें नहीं जाएँगे। इसके पीछे क्या रीज़न है, इस पे बात करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट खबर है, अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, हरियाणा है पंजाब में, इंडियन पंजाब में, वहाँ पे 2-3 दिनों या 4 दिनों से हम भी यहाँ पे पाकिस्तान में खबरें देख रहे हैं कि वहाँ पे आपस में लोगों का क्लैश है। कोई कहते हैं हिंदू मुस्लिम है, कोई कहते हैं कि पॉलिटिकल है, लेकिन क्या असल वजूहात क्या है इन चीज़ों की? इलेक्शन की वजह से दंगे हैं या इसके पीछे कुछ और महर्रिकात है? इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Zakir bhai. Thank you. It's always a pleasure to be on your show. Thanks for this invitation. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। अच्छा, एक तो ये बताइएगा कि हम लोग बुलेट ट्रेन के हवाले से तो सुनते हैं, लेकिन 16 अरब डॉलर एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है और उसकी वजह ह्यूज इसलिए लगती है कि अगर मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वैसे करनी नहीं चाहिए क्योंकि इंडिया एक अलग दुनिया है, पाकिस्तान की एक अलग दुनिया है। उदार उदार चलता है यहाँ पे, वहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट है 16 बिलियन डॉलर से बुलेट ट्रेन। वाकई इस वक्त इंडिया को जरूरत है और इंडिया कहता है कि यार जो रेलवे हमारी है इसको हमने फास्ट ट्रैक पे करना है, हालांकि 180 किलोमीटर तक तो ट्रेन आपके यहाँ चल रही है। देखिए, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तो हमारे यहाँ बहुत पहले से चल रही थी। वो उसका जो पहला वो फेज है वो अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक के स्ट्रेच का है। उसके बाद और जगह देशों में और जगह प्रांतों में शुरू होगा तो बात अलग है। लेकिन वो देखिए, ये इन प्रोजेक्ट्स का खास बात ये होता है कि दे आर नॉट रियली infrastructural boost from economic purposes, but they add to the value, to the ग्लैमर, कि जब बाहर वाला कोई आता है कि भाई इंडिया में इंडिया की डेवलपमेंट क्या है, तो भाई एक बुलेट ट्रेन भी चल रही है, वंदे भारत जैसे मोदी जी ने चलाई है। तो आप अगर वंदे भारत को देखें तो इट हैज गार्नर्ड दी व्हाट यू कॉल अटेंशन ऑफ मेनी यूट्यूबर जो इंडिया में आते हैं, तो वो उसमें जरूर जाते हैं कि भाई ये है क्या, वंदे भारत एक सेमी बुलेट ट्रेन है, जरा इसमें बैठ करके देखें। और फिर दैट डज अ काइंड ऑफ फेस लिफ्टिंग एडवर्टाइजिंग फॉर इंडिया, कि देखो अभी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी लाइन पे आ रहा है। तो ये इसकी फाइनेंशियल वैल्यू 18 बिलियन हो या क्या हो, वो मेरे ख्याल से फाइनेंस उन्होंने जापान से किया हमने, और जापान ने इसको बहुत नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1% पे हमको दिया हुआ है। तो यानी कि वो पैसा भी जापान लगा रहा है, टेक्नोलॉजी भी जापान दे रहा है, और उसको बिल्ड भी जापान भी कर रहा है इंडियन इंजीनियर्स के कोलैबोरेशन में, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है। शिंकन ट्रेन कहते हैं इसको, शिंकान। तो अब यही है। अब इसमें तो देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, अब मोदी जी का जो पेट प्रोजेक्ट है उसका नाम है गति शक्ति प्रोजेक्ट, अगर आपने सुना होगा। तो गति शक्ति में ये है कि अभी हमारे यहाँ जो ट्रेन है, और इन ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो क्लॉक करती है 60 से 90 किलोमीटर पर आवर के बीच में। इसको वो ले जाना चाहते हैं 120 से लेकर के 160 तक, जिसको कि ये सेमी बुलेट ट्रेन की स्पीड कही जाती है जी। अभी ये वंदे भारत आने से पहले हमारे यहाँ जो हाईएस्ट स्पीड हुआ करती थी 120 किलोमीटर पर आवर, राजधानी हुआ करती थी हमारे यहाँ, एंड दैट वाज द प्रीमियम ट्रेन। उसके बाद हमारे यहाँ वंदे भारत जो आई है वो मेरे ख्याल से 160 क्लॉक करती है, और वो एक आपको उसमें दोनों तरह के एग्जीक्यूटिव चेयर भी, मतलब नॉर्मली चेयर कार ही रहती है वो, मतलब बैठ के जाने वाला है, सोने वाला वो नहीं रहता। बट इट हैज रियली स्ट्राइक अ कॉर्ड विद द लोग वंदे भारत में बैठने के लिए एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ ले जाते हैं कि चलो वंदे भारत में बैठ लेंगे, ये भी हालत हो गई है। और बड़ा अच्छा खिलाते पिलाते ले जाते हैं। तो ये एक समझ लें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, प्लस ये एक तरीके का एडवर्टीजमेंट है चेंजिंग इंडिया का, आप समझ रहे हैं। और ये ग्लैमर में इट फिट्स है। आप गोरे हैं, आप बाहर से आए हैं, वो गंदी गंदी पुरानी वाली ट्रेनें देखें, इससे अच्छा ये एकदम चमचमाती हुई स्लीक सी ट्रेन है, और 160 पे जा रही है, अंदर जाएं तो आप सीटें बड़ी लाजवाब हैं,
खाना आपको 5 स्टार का मिलता है, इतना खाना खिलाते हैं कि कई बार पेट खराब हो जाए आपका। तो ये तो सिचुएशन है, तो आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट ओके। एड्स अप टू द वैल्यू। राइट। बिल्कुल सही है मेरे ख़्याल में। उसकी वजह ये है कि ट्रेन एक ऐसी सवारी है, मतलब ना सिर्फ़ सवारी है बल्कि फॉर गुड्स मूवमेंट जो है उसके लिए भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी फ़ास्ट सर्विस है, ट्रैक्स अच्छी हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, तो एक जगह से दूसरी जगह कोई भी गुड्स का पहुँचाना जो है वो आसान हो जाता है, और कंपैरेटिवली अगर दूसरा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हैं तो उससे कम पैसों में भी पड़ता है। मेरे ख़्याल में ये एक बड़ा रीज़न है, और शायद दुनिया इसी वजह से इसके ऊपर इस नेटवर्क को बढ़ा रही है। उसमें सारी दुनिया शामिल है, हमारे पाकिस्तान के अलावा इवन अफ़गानिस्तान भी इसके ऊपर काम कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़, ब्रिक्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ोरम है। इंडिया है वहाँ पर, चाइना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, बड़े-बड़े कंट्रीज़ और अच्छी इकोनॉमीज़ वाली कंट्रीज़ हैं। लेकिन एक तो चाइना इंडिया के बीच में जो एक दूरी-सी नज़र आती है, कभी लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन कभी लगता है कि बहुत दूर हो गए। क्या वजह है कि इतने बड़े फ़ोरम में नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से खबरें आती कि जी वो शायद पार्टिसिपेट ना करे या फ़िज़िकल ना जाए। क्या वजह है? मतलब मसरूफ़ियत बहुत है, या वो कहते हैं यार ठीक है, मतलब कोई मसला नहीं है, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। क्या रीज़न्स है इसके पीछे? नहीं, देखिए, जो मेरी मेरी जानकारी है फ़क्र भाई, ये 3 अगस्त का जो मैं हिंदुस्तान टाइम्स का जी, ये पढ़ रहा हूँ, तो जी। उसके हवाले से तो ये है कि मोदी जी जा रहे हैं फिज़िकली वहाँ अच्छा, अटेंड करने, जो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि मेरे भी राइट। सोर्स तो न्यूज़पेपर ही है। तो ये लिखा है कि पीएम मोदी स्पोक टू साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ओवर फ़ोन ड्यूरिंग द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन accepted the invitation and said he looked forward to his visit to Johannesburg for this summit। तो वो जा तो रहे हैं, ओके। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं भी जा रहे होते तो ये तो है कि ये जो आने वाला टाइम है, चूंकि हमें क्योंकि आवाज़ डॉक्टर साहब की नहीं आ रही, आई थिंक उनके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है। ब्रिक्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ोरम है, और उस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे ये डिस्कशन करना चाह रहे थे कि इतने बड़े फ़ोरम में जहाँ पे चीन है, ब्राज़ील है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, बड़ी अगर इकट्ठा किया जाए तो एक अच्छी खासी वर्थ बनती है इन इकोनॉमीज़ की। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान का जब हम देखते हैं तो उनके ताल्लुकात जो है वो इंडिया अमेरिका के साथ भी बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, और शायद बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, हालाँकि हम एक चीज़ सुनते आ रहे हैं कि इंडिया की जो पॉलिसी होती है किसी भी हवाले से, यानी अगर उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो ऐसी नहीं होती कि वो वन साइडेड हो जाए। जी, डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि देखिए, आने वाला जो 8 अब अगस्त हो गया, यानी कि 8वां महीना शुरू हो गया, तो 8 5 महीने 12 हो जाएँगे, यानी कि 5 महीने और जोड़े तो दिसंबर जी, आ जाएगा, उसके बाद फरवरी, 7 महीने हैं मोदी जी के पास, ठीक है ना? और इंडिया इज़ एट द ओके। कस्प, क्योंकि इनका क्लेम ये है, बीजेपी का, हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, और मैं उनको बड़ा सम्मान देता हूँ, बड़े ज़बरदस्त उनकी पॉलिटिकल जो एक्यूमेन है बड़ी ज़बरदस्त है। तो उनका ये क्लेम है कि अगर हम ये चुनाव जीत गए 2023-24 वाला, जी। अगर ये हम जीते तो फिर आने वाले 50 साल तक बीजेपी को कोई भी चैलेंज नहीं होगा, ओह! क्योंकि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज डेसिमेट हो जाएंगी, और उसके बाद समझ लीजिए एक छत्र राज होगा, मतलब ऐसा नहीं है, देयर विल बी अपोजिशन, बट बहुत बड़ा मीक सा अपोजिशन होगा, बड़ा वीक सा अपोजिशन होगा। अच्छा, अब उसमें दिक्कत यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक तो चैलेंज करने वाला कोई फेस नहीं है जिसकी क्रेडिबिलिटी इतनी हाई हो, और तो मतलब कि ही हैज टेकन द बार टू अ लेवल कि वहां कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है ना, आप समझ रहे हैं। ओके। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया भी जो है ना, इट हैज बिकम टायर्ड ऑफ 700-800 साल से जो हमें एक रिग्रेशन और डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा,
तो देयर इज एन एस्पिरेशन ऑफ इंडिया टू क्लेम इट्स पोजीशन बैक। हुँ, एस्पिरेशनल इंडिया है ये, ठीक है ना? हुँ, ये इंडिया चाहता है कि हम ग्लोबली रिकॉग्नाइज हों। हमें जो दुनिया ने आके कहा कि तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं पता, तुम्हें रिलीजन नहीं पता, तुम ऐसे लोग हो, तुम वैसे लोग हो, तुम्हें कॉलेज का मतलब, सब ने जो जो नहीं लिखना था हमारे बारे में लिखा। सो दिस ओके, सोसाइटी फॉर 700 years was taken hostage to to foreign ideologies। ओके, अब ये अपनी टर्म पे, अपने दम पे, अपनी बिलीफ सिस्टम्स के साथ, अपने एंशियंट वैल्यूज के साथ, अपनी हेरिटेज ट्रेडिशन के साथ नाउ दे आर, जिसे हम कहते हैं, ताल ठोक रहे हैं दुनिया में कि हम आ गए हैं और हमें अब हमारी ओह! जगह चाहिए। एंड ओके, मोदी जी इज द टूल। मोदी जी उस एस्पिरेशन का फेस है, मोदी जी उस एस्पिरेशन का करियर है। तो अब मोदी जी के नाम पे आप जो है, देखिए भारत में ना एक समय जातिवाद, जाति में भारत को बांटा गया, चाहे वो रिलीजन भी रहा हो। ओके, हमारे यहाँ अगर मुसलमान भी है तो उसकी भी जाति है भाई। तो जाति जो है वो इंडिया की एक विशिष्टता है। लेकिन जातिवादिता को अगर कोई तोड़ता है तो वो है राष्ट्रवादिता। तो ये जो राष्ट्रीयता है ना, जिसको कई बार लोग नेशनलिज्म से कंफ्यूज करते हैं, ये राष्ट्रीयता नेशनलिज्म नहीं है। नेशनलिज्म एक होमोजेनिटी का नाम है कि जैसे सारे अगर, जैसे पश्तून एक रिलीजन और एक नेशन है, जी, बिहार एक नेशन है, बंगाल एक नेशन है। इंडिया एक नेशन नहीं है, इंडिया तो कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ कई नेशंस है, ठीक है ना? तो ये हमारी एक सिविलाइजेशनल एस्पिरेशन है फकर भाई, कि हम दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम दुनिया को प्यार करना चाहते हैं और दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि भाई अब तो मतलब ठहरो जरा और हमें भी पहचानो कि हमारा समय आ गया है। हम भी हमने दुनिया को कुछ दिया और हम और देने का गढ़ सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, अगर अभी हम बात करें, जिस तरीके से अभी हमने शायद उस पे शो भी किया था कि मोदी साहब की एक वीडियो आई थी और वो कह रहे थे कि मैं नंबर 3 पे लेके आऊँगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है 4th टर्म में। और बल्कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये 4th टर्म में तो है, लेकिन ये कि वो बहुत पहले हो जाएगा, शायद 2027 बहुत दूर है, उससे पहले-पहले ये जो 3rd इकोनॉमी है वर्ल्ड की और बाकी चीज़ें, तो इससे पहले हो जाएगी। तो अब लोग कितने मोटिवेटेड हैं उनके हवाले से, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि अगर नेक्स्ट टर्म पे आ गए, यानी 4th टाइम आ गए, तो उसके बाद 50 साल तक यही होंगे। देखिए थर्ड टाइम होगा इनका, 2014 में आया, सॉरी, 3rd, 3rd, 2014 से 19 पहला, 2019 से 23 दूसरा, बिल्कुल, और ये 3rd होगा। देखिए फकर भाई, मैं आपसे दिल की बात बताऊं, एक आम हिंदुस्तानी, ठीक, आम हिंदुस्तानी, चाहे उसका कोई भी धर्म, वो जो इस मिट्टी का सन ऑफ सॉइल है, जिसमें हम तो आप लोग को भी इंक्लूड कर लेते हैं, मगर एक बात उसको जी, हटा भी दें, जी, जी, उसकी तमन्ना किसी को दबाने की नहीं है, उसकी तमन्ना किसी के ऊपर चढ़ करके अपने आप को सुपीरियर दिखाने की नहीं, मगर ज़रूर। उसकी एक तमन्ना तो है, और वो ये तमन्ना है कि भाई हम दुनिया में सिविलाइजेशन को लाने वाले कुछ गिने चुने सिविलाइजेशन में से एक थे, और हमारी विशेषता यह है कि हमने अपनी सिविलाइजेशन को खत्म नहीं होने दिया, हम इसको प्रिजर्व करके रखे, बस यही हमारी विशेषता है कि हमने इसको प्रिजर्व किया, हम कंटिन्यूड हैं। और हमारी सिविलाइजेशन ने दुनिया को साइंस दिया, टेक्नोलॉजी यूरोप ने दी, जो वेस्ट ने दिया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन दुनिया को है एरोप्लेन दे देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, जिसके लिए हम उनके मैं तो बहुत उनका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मेरे बिल्कुल, जीवन में जो बदलाव आए हैं वेस्ट का, उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो बेशक। भाई कैसे मैं उनके लिए किसी तरीके का अगर मैं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो रखूं तो ठीक नहीं। हम आप बात भी कर रहे हैं, देखिए इंटरनेट, तो ये वेस्ट की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वेस्ट ने दुनिया को टेक्नोलॉजी दी और उसके लिए हम वेस्ट का पूरा सम्मान करते हैं और वेस्ट के प्रति अपनी कृतज्ञता जो है वो। लेकिन इंडिया ने दुनिया को साइंस दिया है, ये तो दुनिया को मानना ही पड़ेगा। दुनिया को मैथमेटिक्स का, न्यूमेरल्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये फिलोसफी, योगा इटसेल्फ इज अ बिग साइंस, हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी, और आप जो खा रहे हो वो बन रहे हो, हर चीज को इतनी सलीके से बता देना। तो वी इंडियंस हैड दिस फीलिंग। अगर आप अलबरूनी की किताब लिख पढ़े हैं, जी, तो अलबरूनी एक जगह लिखता है कि इंडियंस की एक वजह ये थी कि बाहर के लोग इनसे नफरत करते थे कि ये कुछ ज्यादा ही प्राउड लोग थे, हुँ, और ये सोचते थे कि इनके जैसा कोई देश नहीं है, इनके जैसा कुछ कोई किंग नहीं है, इनके जैसा कोई जो है वो धर्मा नहीं है। इसलिए भी कई बार जो बाहर वाले आक्रमण करने आए, उन्होंने कहा कि इनको सबक सिखाना जरूरी है।
तो उसने लिखा हुँ, है कि सम ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स हु केम दे रिड्यूस देम टू द डस्ट ऑफ एटम। इतना मार काट मचाया। तो वो वो भी एक फीलिंग था, बट जो इंडियंस थे उनको ये पता था कि भाई वी हैव समथिंग स्पेशल, और वो स्पेशल इंक्लूसिव है, वो एक्सक्लूसिव नहीं है, वो सबका है, हुँ। मानवता का है। और बिल्कुल, दैट इज बिल्कुल। व्हाट हमको लग रहा है कि अब तो मौका दो। 800 साल हमको दबा लिए, मार लिए, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेके आया, कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी लेके आया, कोई सोशल आइडियोलॉजी लेके आया, कोई मतलब हर तरह की आइडियोलॉजी आई। अब हम कह रहे हैं बिल्कुल, कि हमारी आइडियोलॉजी को वो भी एक बार मौका दो। और हमारी आइडियोलॉजी क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारी आइडियोलॉजी क्या है कि हम सब एक इंसान है, एक धरती पे रह सकते हो, सब साथ में रह सकते हैं, हंसी खुशी से रह सकते हैं, बिना किसी को चेंज किए हुए। जिसको जिसमें एकम सत बहुधा विप्राह वदंती, आपको जिसमें खुशी मिलती है उसके थ्रू आपको सत्य की प्राप्ति हो, ये हमारा मानना है। और हम इसी के साथ दुनिया के साथ चलेंगे। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अफ्रीकन हो तो भी हमारे दिल के करीब है, एशियन है तो भी हमारे दिल के करीब है, कोई अगर यूरोपियन है तो भी हमारे दिल के करीब है। कोई स्पेशल नहीं और कोई अंडर प्रिविलेज नहीं। यही हमारी फिलॉसफी है, और हमको लगता है कि वर्ल्ड शुड गिव अस अ चांस जब हम दुनिया को दिखाएं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और वो ये कि जिस तरीके से भी हरियाणा के हवाले से खबरें आ रही हैं, अभी भी मैं जब देख रहा था तो बहुत सारी खबरें हैं कि बहुत हालात ख़राब हुए और ये सारा कुछ हुआ। अभी मणिपुर भी शायद चल रहा है या वो थोड़ा-सा कम हुआ है, लेकिन अभी वो ख़त्म नहीं हुआ। ये यहाँ पे इस तरह का इंसिडेंट होना कितना नुकसानदेह है मोदी साहब की गवर्नमेंट के लिए, फिर इंडिया के लिए? क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि किसी एक का इंडिया नहीं है, बहुत सारे कम्युनिटीज़ का इंडिया और बिल्कुल ये मैं मानता हूँ एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ जर्नलिस्ट की ये बात है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत अलग रिलिजन्स के करोड़ों के हिसाब से लोग रहते हैं। नहीं देखिए, मैं इसको ना ये चीज बहुत सारे का इंडिया है वो ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ। इंडिया एक डाइवर्स सिचुएशन, बिल्कुल सही। लेकिन उस डाइवर्सिटी को लेके चलने की व्यवस्था सिर्फ सनातनी फिलॉसफी में है, जहां वो कह रहा है एकम सत बहुधा विप्राह वदंती। जब ये हटा देंगे आप और ये कहेंगे कि बस एक सत है बाकी गलत है, तो वो फिर खत्म हो जाएगा। तो ओके। इंडिया को लेके चलने की जो व्यवस्था है वो सिर्फ सनातनी व्यवस्था में है और किसी में नहीं है, क्योंकि इंडिया के दो टुकड़े हुए भी और आप देख सकते हैं कि वहां पे बाकी कोई फिलॉसफी पल नहीं पाई या वो एग्जिस्ट नहीं कर पाई। जी। तो हम जो हम कहते हैं कि ये जो हमारा सबका इंडिया है वो यही है कि हम चाहते हैं कि भाई हमारे लोग हैं जिसको जिससे प्यार हो जाए। बिल्कुल लेकिन सही। ये कहने का ये मतलब नहीं होता कि ये किसी ने यहाँ का कोई नेटिव नहीं है, कोई इंडिजीनियस नहीं है। ये एक अलग चीज है। जैसे अरब्स हैं, अब जैसे मैं कतर में जाके रह रहा हूँ, कतर के लोगों ने मुझे अपना देश में बुलाया, अपना सम्मान दिया कि आप बिजनेस कीजिए। सिटीजनशिप भले ना दे, मगर वो अपने इकोनॉमी को, अपने रिसोर्स बिल्कुल। को एक्सेस देते हैं। मैं वहां रहता हूँ, मगर अब मैं कि ये कतराई मतरियों को नहीं होगा। तो किसी का रीजन ऑफ द वो रहेंगे। अब जो मैं बात ये कह रहा था कि जो मणिपुर में हुआ और जो नूह में हुआ, देखिए फकर भाई, अगर हम आप दोनों इतने मेच्योर हैं, जहां 140 करोड़ लोग रहेंगे, होती रहेंगी चीजें। ये फ्रांस में भी हो रहा है, जी। ये और जगह भी हो रहा है, ये चीजें होंगी। बट मैं फिर कहता हूं कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों में भाईचारा है। वो एक साथ बिल्कुल सही। रहते हैं, एक रोटी में, एक प्लेट में रोटी खाते बिल्कुल। हैं। इधर उधर अगर हो गया तो फिर आप समझते हैं इतने डाइवर्स मुल्क को लेके चलना और इतनी डाइवर्स आइडियोलॉजीज को लेके चलना आसान नहीं है। और फिर कुछ ऐसी शक्तियां रहती हैं जो आंतरिक होंगी, मैं उनको बाहरी शक्तियां नहीं कह रहा कि सब बाहर वाली होंगी, आंतरिक भी रहती हैं। पॉलिटिकल आपको माइलेज लेना होता है, इस तरीके के जी। वो सिचुएशन करा सकते हैं। और हमने ये देखा कि ये अब ऐसा एक फिनोमिना है कि इससे तो फ्रांस भी नहीं बचा, अमेरिका नहीं बचा, कनाडा नहीं बचा, हम लोग क्या ही बचेंगे। लेकिन ये है कि ओवरऑल वी इंडियंस लिव इन हार्मनी। कोई वो ऐसी एक्रिमनी नहीं है हमारे यहाँ एक दूसरे को लेकर के। और धीरे 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 वक्त का और जब पहिया घूमेगा तो ये और ज्यादा ही सिंक्रोनस होगा। तो थोड़ी बहुत इधर उधर अप्स एंड डाउन चलेंगी ही। और किसी के भी जीवन का लॉस हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दुख बिल्कुल। होगा, क्योंकि किसी का बेटा है वो, किसी का भाई है, किसी के घर का बिल्कुल। चिराग है। तो कोई बिल्कुल। भी लॉस ऑफ लाइफ को कंडोन नहीं किया जा सकता। कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, कोई भी कारण हो, सबकी जीवन बहुमूल्य है भाई। मेरी दृष्टि में सबका जीवन बहुमूल्य है।
ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब रही बात मणिपुर में आ जाए, जी। देखिए मणिपुर भी जो है ना कॉलोनियल लेगेसी है। यस। हमारे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें कॉलोनियल लेगेसी आई हुई हैं, जैसे एक अलग-अलग कम्युनिटी को अलग-अलग आइडेंटिटी दे देना, उनको अलग-अलग बताना। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनको देखिए कम्युनिटियों से इंडियन बनाने की ओर ले जा रहा है। हमारी ये कोशिश है कि आप मुसलमान हो लेकिन आप भारतीय भी हो। आप मैती हो, आप भारतीय भी हो, आप कुकी भी हो, आप भारतीय भी हो, आप क्रिश्चियन भी हो, आप भारतीय भी हो। तो बिल्कुल। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेनू में ले जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। 145 करोड़ लोग हैं, इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क और अप्स एंड डाउन्स चलेंगे। फिर भी आई कंडेम एनी काइंड ऑफ वायलेंस। ओके। वायलेंस किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है, इससे चीज़ें सिर्फ बुरी होती हैं और कोई भी इंसान की जीवन जाए, वो अच्छा नहीं है, उसको बिल्कुल। कोई भी हो, मैं कंडोन नहीं कर सकता। बिल्कुल लॉस ऑफ सही। लाइफ इज़ अ मेरे ख्याल सैडेस्ट में थिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही आपकी ये बात कि किसी की भी लाइफ जाए और कोई भी कम्युनिटीज़ अगर आपस में उलझे, तो उसका नुकसान उन कम्युनिटीज़ को तो होता ही है, वो बेशक पाकिस्तान में हो, वो बेशक आपने फ्रांस का ज़िक्र किया या किसी और दुनिया के मुल्क में, वो हिंदुस्तान में हो। उसका उन कम्युनिटी को तो नुकसान होता है, लेकिन एज़ ए सोसाइटी एज़ ए होल बहुत लॉस होता है और कंट्री को यकीनन सबसे बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ता है। और चीज़ें जब उलझती है तो फिर उसको सुलझने में टाइम लगता है। तो मेरे ख़्याल में इस तरह की चीज़ें अगर कोई भी करता है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है या कोई और रिलिजन के लोग हैं, ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि जी, सिर्फ़ जी, जी। हिंदुस्तान में है या लेकिन आपस में रहना यही लोग जब वेस्ट में जाते हैं तो इनका आपस में बर्ताव बहुत अच्छा होता है, एक-दूसरे का इंतहाई ख़्याल रखते हैं। मुझे नहीं पता कि फिर यहाँ पे आके या वहाँ जाके फिर इनको क्या हो जाता है, मुझे ये समझ अभी तक नहीं आई। लेकिन जिस तरह वहाँ पे एज़ ए एजुकेटेड पर्सन बिहेव करते हैं, तो मेरे ख़्याल में अपने कंट्रीज़ में भी हमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और किसी के साथ किसी भी आज मैं बल्कि एक हिंदू लड़के की वीडियो देख रहा था मुझे हमारे एक हिंदू दोस्त है सिंध के, उन्होंने मुझे ट्विटर पे भेजी हुई थी थोड़ी देर पहले मैं क्योंकि ट्रैवलिंग में हूँ तो मैं रास्ते में देख रहा था। मतलब अफ़सोस होता है कि यार किसी के साथ भी ज़्यादती वो हिंदू धर्म का आदमी हो, वो मुस्लिम्स का हो, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो या सिख से हो या पारसी हो या जीव्स हो, कोई भी हो, मेरे ख़्याल में किसी को दबाने से या उनको जिसे कहते हैं आप कहते हैं कि ख़त्म कर दो, तो मेरे ख़्याल में ये नहीं। हाँ, आप अपनी बात करो, जो आप मानने वाले हो, जिस चीज़ को वो मानो और जो दूसरा मानने वाला है उसको वो करने दो, तो मेरे ख़्याल में सोसाइटी बहुत अच्छी बन सकती है। मैं एक ये चीज़ मैं कहूँगा पाकिस्तान फ़तेह के लिए भाई भी जी, जी, प्लीज़ सर, प्लीज़, कि प्लीज़। मैं मेरे पास ऐसे वीडियोज़ आते हैं कि किसी हिंदू को मार दिया, किसी मुसलमान नहीं फॉरवर्ड करता, उसका रीज़न जानते क्या है? मैं हिंदू-मुसलमान देखता ही नहीं, मैं भारतीय देखता हूँ। उसके बिल्कुल ठीक मन है। में उसके भगवान से उसका संबंध पर्सनल है। बेशक, बेशक, इंडियन आपकी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको गॉड नहीं देता, वो आपको बेशक, गॉड चुनने की फ्रीडम देता है, ठीक है ज़बरदस्त, ना? तो ज़बरदस्त, बिल्कुल आप सही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले हो तो आप इंडियन हो। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो आप फिर किसी की भगवान को भी नहीं मान पाओगे। तो बिल्कुल सही, इसलिए मेरे लिए सब हिंदुस्तानी हैं, सब मेरे भाई-बहन हैं, कोई भी बेशक, किसी भी कारणवश अगर जा बिल्कुल रहा ठीक। है, उसका जीवन का लॉस हो रहा है, उसकी इकोनॉमिक्स का लॉस हो रहा है, तो मैं इसको हिंदू-मुसलमान में नहीं देखना चाहूँगा। मैं दोनों कम्युनिटी से हाथ जोड़ के वो विनम्र निवेदन करूँगा कि भई समय आगे बढ़ गया है, हुँ, आप भी आगे बढ़ें, भाईचारे के साथ रहें, आपको जिससे सुकून मिलता है उसकी इबादत करें, उसकी पूजा करें और हम कोएग्ज़िस्ट बेशक, कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है। आप नो, अरबों से सीख लें। बिल्कुल अरब सही कह में रहे हैं। कितने हिंदू रहते हैं, वहाँ तो कभी कोई अरबियों में और हिंदुओं में टक्कर नहीं हो रहा, वो भी तो मुस्लिम है ना। तो आप बेशक, हम लोग बिल्कुल सही, कोएग्जिस्ट कर सकते हैं और टू नेशन थ्योरी अगर होती तो अरब में मुसलमान हिंदू नहीं होते, उन्होंने तो सबसे पहले खत्म कर देना था। बिल्कुल तो सही। इसलिए मैं ये कहूँगा कि देखिए आप इस्लाम को भी आप समझिए, इस्लाम भी एक अच्छा दीन है क्योंकि अगर आप सेंट्रल एशिया में जाएँ, आप अगर अरब में जाएँ, वहाँ आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती भई वो बिल्कुल इंडियंस ठीक है, को बहुत बड़ी-बड़ी बिज़नेस पोज़ीशन पे उन्होंने दिया है, बिल्कुल सपोर्ट ठीक है, करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान के इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स की भी ये है कि वो समझे अपने अरब भाइयों से और हिंदुओं को भी है कि भई अब चले मिले और जितनी प्यार बाँट सकते हैं बाँटें। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात की इसके ऊपर बिल्कुल कोई और बात नहीं हो सकती, हमें सीखना चाहिए उन सोसाइटी से, जहाँ पे एक साथ होके बड़े अच्छे तरीके से लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलिजन के मानने वाले। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर।